नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन बनेगा सबका सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे आपके रामदास। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन सी, आरबीआई करता है मौद्रिक नीति का निर्धारण। वयस्क मनुष्य में अस्थियों या कह सकते हैं हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 206 होती है। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। पर्णहरित क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक है? तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, Mg। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था ऑप्शन बी, जमाली। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन बी, मेथेन, CH4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? ऑप्शन सी, गति का जड़त्व होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, असोम। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो ऑप्शन बी, समान दाब वाले। कंचनजंगा स्थित है? तो ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। रक्त के स्कंदन या क्लोटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन डी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाता है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन सी, ब्यास नदी पर किया गया है। कौन सी नदी? ब्यास नदी पर किया गया है। निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीन नदी। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितनी है? ऑप्शन डी, 193। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, रिंक कहलाता है, रिंक। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? तो ऑप्शन ए, शिकागो में लिया था। ओके गाइस, कहाँ लिया था? शिकागो। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन सी, पेराम्बूर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ऑप्शन सी, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया था? तो ऑप्शन ए, बम्बई। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर
डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ऑप्शन सी आयकर। कौन सा है? आयकर। अगला है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किस संवैधानिक अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। एंडी मरे नडाल पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी टेनिस से संबंधित हैं। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है? तो ऑप्शन सी चैत्र का। सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी गुजरात। एसेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल का विस्तारित रूप लिखिए। तो ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। निजी बचत खाता किस बैंक में नहीं खोला जा सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो वेटिकन सिटी। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है ऑप्शन सी मृत मनुष्यों का टेला। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। आदेश दिया गया है प्रश्न संख्या 45 और 46 के लिए। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित शब्द या अथवा संख्या चुनिए। तो क्वेश्चन है जिस प्रकार 6 का संबंध है 18 से, तो 4 का संबंध हमें निकालना है, या इसका संबंध हमें 4 से निकालना है। तो गाइस देखिए, आप कहोगे 6 में 18 का 6 से 18 बनाना है, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 18 मिल जाता है। इसी प्रकार आप कहोगे कि 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको 12 मिल जाएगा। लेकिन ये 12 जो है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये वाला तरीका आपका नहीं लगेगा। आप दूसरा तरीका देखते हैं। आप क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कर दो और ये हो जाता है 36, और इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाता है 18। अब 4 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाता है 8। 8 देखिए ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध है रक्ताणु से, तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार लाल रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो रक्ताणु से बनती हैं, संबंधित हैं, उसी प्रकार श्वेत रुधिर कोशिकाएं लसीकाणु से संबंधित होगा। तो ऑप्शन सी लसीकाणु। क्वेश्चन है नीचे एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को चुनिए। कथन है विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश विद्यार्थी जो हैं हिंदी माध्यम में लिखते हैं, मतलब 100% में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम से ही लिखते हैं। अब अनुमान देखिए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। इसमें देखिए, तो देखिए इसके लिए हो जाएगा इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले ही परीक्षार्थी ही बैठते हैं, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं, इसीलिए ये हिंदी माध्यम में पेपर दिया जाता है। और इसका देखिए बी, इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपना उत्तर हिंदी के अतिरिक्त नहीं लिखता, ये गलत बात है। अगला, इस परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अधिकांश हैं कुछ तो इंग्लिश में भी लिखते होंगे। इस परीक्षा के कुछ विद्यार्थी हिंदी में लिखते हैं, तो ये भी गलत। तो आपका पहला वाला सुटेबल हो जाएगा। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरेख द्वारा दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो ऑप्शन डी। देखिए बड़ा वाला जो गोला हो जाएगा ये आपका फैमिली का हो जाएगा, और 2 छोटे गोले हैं ये आपके
हस्बैंड और वाइफ का हो जाएगा, मतलब पति पत्नी का हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ होता है भाग ज्ञात करना, भाग करना हो, प्लस का अर्थ है गुणा करना, भाग का अर्थ है घटाना, और गुणा का अर्थ हो जोड़ना। तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें क्या हो, LHS बराबर RHS, मतलब आपके दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसमें से आपका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन अगर ऑप्शन अगर सॉल्व करोगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं होंगे, लेकिन डी वाला अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो हम लोग डी वाले में जो आपका LHS वाला है इसको ले लेते हैं। तो LHS वाला पद जो है वो ले लेते हैं। तो 6/20 इंटू 12 प्लस 7 माइनस 1। अब देखिए आगे करते हैं। 6 भाग का अर्थ देखिए क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ है घटाना, तो 6 माइनस 20। अब 20 के आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, जोड़ना, जोड़ दिया 12। फिर प्लस के आगे देखिए 12 के आगे क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ देखिए क्या है, गुणा करना, गुणा कर दिया 7 का। अब है माइनस, माइनस का अर्थ देखिए क्या है, डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दिया 1। तो इन दैट केस हम लोग सबसे पहले बॉडमास रूल लगाते हैं और सबसे पहले 7 वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 12 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 20। तो 5×6 = 78, 5×7 = 84, 84 ये हो जाएगा। अब देखिए 84 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 90। तो 90 से अगर 20 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 70। तो देखिए आ गया आपका 70 आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मेरे घर से प्राची 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो 15 किलोमीटर कहाँ जाएगी, मान लेते ये कोई प्राची है, यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई मेरे घर से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है गाइस। आगे कहता है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो बायां आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपका कितना गई, 20 किलोमीटर। आगे कहता है पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व कहाँ हो जाएगा, यहाँ की तरफ, कितना चलती है, 25 किलोमीटर। अब देखिए क्या कहता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। तो बाईं ओर आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाती है, 20 किलोमीटर। तो देखिए 20 ये है, 20 ये है, तो दोनों लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर। अब देखिए बताइए कि प्राची मेरे घर से कितनी दूर है। तो मेरा घर तो यहाँ पर है और यहाँ तक की दूरी बतानी है। अब कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 15। तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल है नीचे 15, सॉरी 25। तो 25 से अगर 15 घटाएंगे तो आपकी बची हुई दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर, 10 किलोमीटर इज राइट आंसर। 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निर्णय आपको करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो श्लोक का क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, तो कर लेते हैं। कथन देखिए क्या है, सभी कलम पेंसिल हैं। तो सारी कलमें क्या हैं आपकी, पेंसिल हैं। तो पेंसिल ये हो जाएंगी, पेंसिल। आगे क्या है, पेंसिल रबड़ नहीं है। तो ऐसे बन जाएगा रबड़ के लिए, ये रबड़ नहीं है, मतलब बाहर वाला हिस्सा जो है किसी से संबंध नहीं होगा रबड़ से। तो देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कोई रबड़ कलम नहीं है। देखिए जब पेंसिल का संबंध रबड़ से नहीं तो कलम का कैसे हो सकता है, तो ये भी पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई भी कलम रबड़ नहीं है, तो कलम का पहले ही से संबंध नहीं है दोस्तों रबड़ से, तो ये भी आपका, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए पहला क्या कहता है, कोई रबड़ कलम नहीं है, तो बिल्कुल सही है, कोई भी रबड़ जो है वो कलम नहीं है, ये सही हो जाएगा। और दूसरा कोई भी कलम जो है रबड़ नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। मतलब दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा ऊपर
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में वृत्त जो है वो कारोबारियों को, वृत्त जो सर्किल है ये किसको दर्शाता है, कारोबारियों को, कारोबारियों को। और त्रिभुज जो है वो शिक्षित व्यक्तियों को, ट्रायंगल है ये किसको दर्शाता है, शिक्षित व्यक्तियों को। और आयत जो है वो शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है, रेक्टेंगल शहरी व्यक्तियों को। आगे कहता है उन शहरी व्यक्तियों की संख्या बताइए जो शिक्षित कारोबारी हैं, मतलब जो शिक्षित भी हैं और कारोबारी भी हैं। तो ट्रायंगल का कौन सा ऐसा हिस्सा आ रहा है जो दोनों में, सर्किल और मतलब त्रिभुज और ट्रायंगल में दोनों में आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ देखिए ये 7 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 7 का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का बनता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इंट्रेन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? इंट्रेन में देखिए गाइस ए अल्फ़ाबेट आ रहा है आपका, और ए अल्फ़ाबेट जो है वो इंटरवेंशन में नहीं है, क्योंकि इंटर में ए अल्फ़ाबेट नहीं है और ना ही वेंशन में ए अल्फ़ाबेट है, इसलिए इंटरट्रेन इंट सॉरी इंटरटेन ये नहीं बनाया जा सकता है। ओके गाइस, तो बाकी के 3 बनाए जा सकते हैं, इंटेंशन, इंटर और इन्वेंशन, ये तीनों बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबका अगला क्वेश्चन है, न्यूरोटिक यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूरोटिक को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में साइकोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए न्यूरोटिक के लिए देख लेते हैं। न्यूरोटिक के देखिए स्टार्टिंग के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं NEU ये लास्ट में चले गए, और जो बीच के 2 अल्फ़ाबेट हैं ये बीच में ही रहे, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पहले आ गए। इसी प्रकार साइकोटिक में करेंगे, पहले वाले जो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट वाले 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पहले आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा TIC, और बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम रहेंगे, CHO और PSY। तो TIC CHO किस में है, तो देखिए ऑप्शन ए में TIC CHO PSY, ये पूरा मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आप क्या संकल्प करेंगे। तो ऑप्शन बी, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना चाहिए। भीड़ के उग्र होने पर लाठी चार्ज, अश्रु गैस, गोले चलाना चाहिए, गोली चलाना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा। गाइस अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1.36 की पावर के ऊपर बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं 1.36 के ऊपर बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.36 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वही होगा। आगे कर लेते हैं 1 प्लस, अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा 36, और जब भी 2 लास्ट की 2 संख्याओं के ऊपर बार लगे तो नीचे बटे में क्या हो जाता है 99, आपको पता होगा। अब एलसीएम लेते हैं 99, तो ये हो जाएगा 99 + 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 135/99, तो 135/99 होगा आपका आंसर। तो लेकिन अगर काटेंगे इसको अगर हम लोग, तो काटने पर आपका क्या आएगा 15/11, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि A/3 = B/4 = C/4 C/7, तो आपको निकालना है A + B + C/C की वैल्यू। तो लिख लेते हैं A/3 = B/4 = C/7। इसको अगर हम लोग के मान लें K के बराबर, तो हम लोग A और B और C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये K जो है वो कांस्टेंट होगा, तो हम लोग यहाँ से A/3 = K कर सकते हैं, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3K। अब हम लोग B/4 = K कर सकते हैं, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी 4K। अब देखिए C/7 = K कर सकते हैं,
तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7k। अब हम लोग इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं जो निकालना है। तो आपका समीकरण क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटे सी। कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 3k, लिख दिया। b की वैल्यू क्या है 4k प्लस 4k। c की वैल्यू क्या है 7k और बटे में क्या हो जाएगा 7k। तो देखिए 3 और 4 कितना होता है 7, और 7 और 7 सॉरी 3 और 4 7 होता है और 7 7 14 होता है। तो 14k बटे 7k, 7k से 14k कटा तो आपका क्या हो जाएगा 2, 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है। गाइस अगला क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए प्रश्न संख्या 59 और 60, नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए राज्य आपके दिए गए हैं ABCDEF से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 1000 में दी गई है, 1000 में दी गई है। तो ये A राज्य है, ये B राज्य है, ये CDEF। तो ये देखिए वैल्यू भी हैं आपकी यहाँ पर सारी की सारी। और आग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचा पैराग्राफ किसका है, बिल्डिंग किसकी है, डी वाले की। तो कितना है 170। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य डी के जो अभ्यर्थी हैं सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। तो इसी में अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य सी में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या राज्य बी में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल सा है, देखिए राज्य सी में पहले देख लेते हैं। राज्य सी में कितने 150, और किस में पूछा जा रहा बी और सी में देखिए कितने कितने, बी में 135, इसमें 150 टोटल। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं पहले। राज्य सी में कितने हैं टोटल 150, बी में कितने हैं 135। अब पूछ क्या रहा है कि राज्य सी में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या राज्य बी में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो सी के लिए अभ्यास परसेंटेज क्या हो जाएगा, 150 से हम लोग 135 घटा देंगे तभी तो परसेंटेज आएगा। और बटे में क्या रखेंगे, किससे पूछा जा रहा है, मतलब किससे, बी से कंपैरिजन किया जाए। तो बी की वैल्यू कितनी है 135 और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा 15/135 इंटू 100। अब इसको काटने पर आएगा आपका 11.11%। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 4x माइनस 3y अपॉन 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 4/13 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है समीकरण, 4x माइनस 3y अपॉन 7x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 4/13 है। तो हमें x रेशियो बाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब x अपान बाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 13 का मल्टीप्लाई पहले इस वाले में होगा ऊपर वाले में, और 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले से होगा। तो 13 का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52x, फिर माइनस 13 का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो आपका आ जाएगा 39y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो 4 7 28, फिर 6y में करेंगे 4 का तो 6 चौक 24y। ओके गाइस, अब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से 52x ये हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 24y ये हो जाएगा और प्लस 39y ये हो जाएगा। अब इस 52x से 28x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 39y और 24y कितना होता है 63y। तो यहाँ पे हम लोग x अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 63/24। अब हम लोग काटेंगे, अगर काटेंगे 3 से तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 8 24। तो 21/8 आपका आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं 21/8।
तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग जो है वो भोजन पर और 1/2 भाग ऋण चुकाने पर व्यय करता है, यदि शेष राशि 2000 रुपये हो। मतलब पहले 1/3 भाग भोजन पर किया और 1/2 भाग ऋण चुकाने में व्यय कर दिया। इन दोनों को करने के बाद जो बची राशि है वो कितनी है, 2000। तो उस व्यक्ति की आय हमें ज्ञात करनी है। तो व्यक्ति की हम लोग सबसे पहले आय को मान लेंगे एक्स। ओके गाइस, अब देखिए आय को हम लोगों ने मान लिया एक्स। अब आगे क्या कहता है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, तो मतलब एक्स का 1/3 भाग किस में कर दिया, भोजन पर, और 1/2 भाग ऋण चुकाने पर व्यय कर दिया। कितना, 1/2, मतलब x/2 भाग। टोटल कितना ये भाग हो जाएगा जो कि खर्च कर डाला है। तो ये टोटल हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे 6, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x और इधर आ जाएगा 3x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x/6, ये हो गया। अब कहता है शेष राशि जो बचती है वो कितनी है। तो टोटल आय जो है आपकी x है, तो x माइनस 5x/6, मतलब जो खर्च राशि है वो टोटल आय से अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारी शेष राशि आ जाएगी, जो कि कितनी है, 2000 के बराबर। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा 2000, इधर इसको कर देते हैं, 2000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x, एलसीएम लेंगे 6, तो ऊपर हो जाएगा 6x माइनस 5x/6, मतलब 2000 इज इक्वल टू x/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,000 रुपये। तो इसकी क्या थी, आय थी, उस व्यक्ति की आय। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, माँ बेटे की औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष। देखिए माँ की मान लेते हैं आयु x और बेटे की आयु मान लेते हैं y। अब इनका औसत कितना है, x+y/2, ये होता है औसत। औसत क्या होता है, पदों का योग, मतलब कितने पद हैं, 2 पद हैं, और बटे पदों की संख्या, मतलब पद कितने हैं, 2। इनका योग कर दिया और बटे 2 कर दिया, वो किसके बराबर हो जाएगी, 45 वर्ष के बराबर। तो यहाँ से x+y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए यदि बेटी को भी शामिल कर लिया जाए तो बेटी की आयु हम लोग मान लेते हैं x/z। अब आगे कहता है तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, मतलब x+y+z/3 इज इक्वल टू कितनी है, 35 वर्ष। तो आपकी x+y+z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 105। ये मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें क्या निकालना है, बेटी की आयु, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो घटाने पर दूसरे समीकरण को पहले से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x+y+z माइनस x+y, और आगे क्या हो जाएगा, कितना है, 105, ये 90 ये है। तो 105 में से हम लोग 90 घटाएंगे, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x+y+z माइनस x माइनस y। तो 105 से 90 जाएगा, कितना बचेगा, आपका बचेगा 15। तो देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और z की वैल्यू क्या आ गई, 15 वर्ष। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान का क्रय मूल्य कितना है, मतलब CP इक्वल टू कितना है, 1200 रुपये। यदि इसे 1100 रुपये में बेचा जाता है, मतलब SP की वैल्यू कितनी है, 1100 रुपये। तो प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। देखिए किसी वस्तु का कॉस्ट थी 1200 रुपये और आपने उसे बेच दी 1100 रुपये में, तो आपको हानि कितनी हो रही है, 100 रुपये की। अब हमें परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस बटे CP, मतलब CP से ही काउंट करते हैं। अगर प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो CP से ही काउंट करेंगे, नीचे मतलब CP रखा जाएगा इनटू 100। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, लॉस कितना हो रहा है 100 का, और CP आपका कितना है 1200, और यहाँ पे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 100/12 ये कितना हो जाएगा, 12 का डिवाइड 100 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 सही 1/3%। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। देखिए यहाँ पर मीटर में है, आगे है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे आपकी जो यूनिट है वो मीटर में है। तो आपकी चाल जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, तो आपका आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगा, मतलब टी की वैल्यू हमें बतानी है। और एल कितना हो जाएगा, 360 और 140 है, मतलब आपकी टोटल एल कितनी हो जाएगी, 360 प्लस 140, ये कितना हो जाएगा आपका 500 मीटर। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान में समय। तो डी की वैल्यू कितनी है, 500, और स्पीड कितनी है आपकी 12.5, 12.5। अब इसको अगर काटेंगे तो आपका आ जाएगा 40 सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, वो है 15 वर्ष, और इनकी आयु का जो रेशियो है वो है 3:5:7। तो बीच वाले छात्र की आयु बतानी है, मतलब 5 की वैल्यू बतानी कि क्या आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कोई 3 छात्र आपके ए और बी और सी हैं, ए बी सी, इनका रेशियो हमें पता है 3:5:7 है। तो ए का रेशियो क्या हो गया, 3, तो हम लोग 3x मान लेते हैं इसकी आयु। लेकिन इनकी रेशियो का अनुपात दिया गया है, हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो का सीधे डायरेक्ट आयु मान लेते हैं x लगाकर। अब बी की आयु क्या हो जाएगी 5x, और सी की आयु हो जाएगी 7x। और इनकी आयु का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, औसत आयु जो है वो है कितना है, 15 वर्ष। तो औसत मतलब क्या होता है, तीनों का योग कर देंगे, और टोटल पद कितने, 3, तो 3 का डिवाइड कर दिया, और कितना किसके बराबर हो जाएगा, 15 वर्ष के बराबर। और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3x, 5x और 7x, ये कितना होता है 15x/3 इजकल टू 15। तो 15 से 15 कटेगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब हम लोगों को b की आयु निकालनी, मतलब 5x की वैल्यू, तो 5 × 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था। तो ये किया गया था 1 नवंबर 1966। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। निम्न में से हरियाणा, कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई हैं। तो ऑप्शन डी 5। निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। बनडा जो है वो किस प्रकार का गीत है। तो बनडा जो गीत है एक विवाह गीत है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत जो था उसका नाम क्या है। उसका नाम है ऑप्शन डी शेख मोहम्मद तुर्क। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी फरवरी मार्च। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है। तो ऑप्शन बी रोहतक। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक खेलों की 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस दिन भारत के ओलंपिक इतिहास का व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो 2008। पनामा रोग किस फसल में होता है। तो ऑप्शन बी केला। आम की सीडलेस या कह सकते हैं बीज रहित वैरायटी कौन सी है। तो सिंधु। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी मध्य फल वित्ती। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। तो किसकी किस्म है। ऑप्शन डी अमरूद की किस्म है लखनऊ 49।
मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन सी ग्लूकोज व फ्रक्टोज। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो साहीवाल। अगला है खालिस्तान। यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो फोल्डर। फोल्डर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी स्पेल चेक। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। ओके गाइस। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+E। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ऑप्शन डी रोज एंड कॉलम। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो स्टार्ट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? तो कांतार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी परा में आपका उपसर्ग है, पराजय में आपका उपसर्ग है। उपसर्ग होता है आगे वाला। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो उनको कहते हैं देशज। देशज शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए है डायरेक्शंस। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर। तो चूज डी। अगर कोई गलती नहीं तो ऑप्शन डी को चुनना है। तो अगला क्वेश्चन है आफ्टर अनुज रीड आगे द न्यूज़पेपर ही गेव इट टू हिज ब्रदर। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन विकल्प ए में आपकी गलती है, आफ्टर अनुज रीड में। अगला है नॉट ओनली ए स्कूल बट आल्सो सम शॉप्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हियर। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी में आपकी गलती है, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हियर। अगला है व्हेन पीयूष गॉट होम ही वाज टू एग्जॉस्टेड। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में आपकी गलती है, सी वाज टू एग्जॉस्टेड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।